बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसालादार खबरों की शौकीन अवाम के लिए असल खबर लेकर आया हूं मेरे पाकिस्तानियों। कल एक तरफ इशारा दिया था आपको पाकिस्तान के एटमी निज़ाम की तरफ, अब 27वीं तरमीम की जो दूसरी करामात हैं उनकी तरफ लेकर आ रहा हूं। ये अदलिया की तबाही वाली करामात नहीं है, ये इमरान खान को जेल में रखने वाली करामात भी नहीं है, ये कुछ और है। क्या होने जा रहा है आपको मैं अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले जरा जायजा लेते हैं कि इमरान खान ने कैसे जेल से बैठ के 27वीं तरमीम के अंदर होने वाली एक तरमीम को रोक दिया है। अब आप कहेंगे कि इमरान खान ने तो ना कोई कॉल दी है ना कुछ किया। इमरान खान का खौफ ही इतना है कि यह तरमीम ड्रॉप करनी पड़ रही है। नाज़रीन, जब फैसला हुआ कि दाल बट रही है तो सब ने हाथ फैला दिए, हम भी अपना हिस्सा वसूल करेंगे बकदरे जुस्सा। फिर अचानक एक आवाज आती है, और वो आवाज क्या है इसको साले जफर साहब ने लिखा है। सेनेटर फारूक नाइक ने कहा कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान वज़ीर आला पंजाब की सीनियर मुशीर सेनेटर उशर रहमान अहमद खान और अक़लियती रुकन ताहिर खलील सिंधु की तरमीम शामिल कर ली जाए, क्योंकि इन्होंने एक तरमीम पेश की है, वो क्या है आगे चलते हैं, और इसे सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूरी हासिल हो जाए तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करना पड़ेगा और इनके खिलाफ दायर मुकदमात खत्म करना पड़ेंगे। और इनका कहना था कि यह मुमकिन नहीं कि आइन में तरमीम के जरिए किसी खास वक्त के लिए हो, यानी उसका जो मुद्दत है, या आप कह दें कि पहले से इतलाक नहीं होता बाद में होता। जब आइन में एक चीज आ गई तो सब पे इतलाक होता है ना। आइन एक ऐसी चीज है, कानून तो नहीं है ना, ये आइन है। तो उन्होंने बताया कि कमेटियां तरमीम के 80% हिस्से का जायजा मुकम्मल कर चुकी हैं, ताहम आइन की दफा 248 में तरमीम पर बहस नहीं हो सकी। 48 का भी बताता हूं। लेकिन फारूक एच नाइक साहब ने बताया, जब नून लीग के लोग आए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबका, कि जी हमें भी तो इस्तिस्ना मिल जाएगी। फिर अगर फील्ड मार्शल को मिल रही है, सदर को मिल रही है ताहयात, तो हमें क्यों नहीं ताहयात इस्तिस्ना मिल सकती। इस पर फौरी तौर पे बताया गया कि नहीं 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 नहीं, नहीं अगर ये वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे दी ना तो इमरान खान आ जाएगा। वो बाहर आ गया तो इतनी तरमीमों के बावजूद हमें कच्चा खा जाएगा, इसलिए ये तरमीम हम नहीं कर सकते। तो नवाज शरीफ जो लंदन से कबूतर उड़ाता आया था, वो कह रहा है अन्नी दियो, मेरा क्या कसूर है कि सब इस्तिस्नाएं ले रहे हो, मैं साबिक वज़ीर आज़म हूं, मुझे भी इस्तिस्ना दो। कल को फिर कोई नया जर्नैल आएगा, मुझे टांग के जेल में डाल देगा। वो अपने रो रहा है। तो मैं एक मशवरा दे देता हूं, आई थिंक किसी ने शेयर किया था सोशल मीडिया पर, मेरा नाम मुझे भूल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि वज़ीर आज़म को ना दें, तमाम साबिक वज़राए आला जो हैं उनको दे दें इस्तिस्ना। इसमें क्या होगा, नवाज शरीफ भी वज़ीर आला रह चुका है, शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला रह चुका है, अब मरियम भी वज़ीर आला, तो सबके लिए इस्तिस्ना हो जाएगा, पूरा खानदान बच जाएगा। हमजा शहबाज भी वज़ीर आला रह चुका है, तो पूरे खानदान के लिए अगर इम्यूनिटी चाहिए तो आप वज़ीर आज़म को ना दें, वज़ीर आला को दे दें। जब दाल बट ही रही है जूतों में तो खाओ यार, सारे मौजें करो, बाप का मुल्क है तुम्हारा। तो एक तो ये कि इमरान खान के खौफ से एक तरमीम लाई गई, फिर उसके खौफ से एक तरमीम निकाल दी गई, यहां तक कि शहबाज शरीफ क्रेडिट ले रहा है। मैं जब वापस आया मुझे पता चला कि मुझे इस्तिस्ना देने जा रहे हैं, मैं इस्तिस्ना नहीं चाहता, मैं तो आंसरेबल हूं। नहीं, असल में यह हुआ कि अब इन्हें बताया गया कि तो इमरान खान के सारे केस खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आइन में तब्दीली, फिर तो ये सारी जज शज ये वो लाना, आइनी बेंच लाने, सब बर्बाद हो जाएगा। तो फिर फौरी तौर पे ये तरमीम ड्रॉप कर दी गई। ये हुई है असल कहानी। तो ये है जी इमरान खान की ताकत कि वो जेल से बैठ के भी इनको एज पर रखे हुए हैं, इनको मजबूर किए हुए हैं कि कौन सी तरमीम करनी है और कौन सी आपने नहीं करनी। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ, असल मुद्दे की तरफ मैं एंड में आऊंगा। सोहेल अफरीदी के ऊपर ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, कि तुमने ये क्यों कहा है जी कि वहां पे फौज कुत्ते बांधती है। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। अब मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात सोहेल अफरीदी ने कर दी तो इसके तो बहुत सारे गवाह मिल जाएंगे। अब अगर सोहेल अफरीदी पेशावर में बैठ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने
और साथ अपने 3-4 बंदे 8-10 बंदे गवाह ले आता है कि हाँ जी हम आई विटनेस है, हमने देखा ये हुआ है, फिर क्या करेंगे। लेकिन ये इतनी बुरी इन्हें बात लगी है कि एफआईआर दर्ज कर रहे हैं एक सिटिंग वजीर आला पे। इमेजिन कर सकते हैं आपके एक सिटिंग वजीर आला पे एफआईआर दर्ज हो रही है, जबकि इमरान खान पे कातलाना हमला हो, अरशद शरीफ को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया जाए तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। यह है निज़ाम पाकिस्तान का। अब मेरे पाकिस्तानियों असल मुद्दे पर आते हैं। मैंने कल आपको बताया था पहली चीज, और मैंने आपसे कहा था कि 4 साल पहले मुझे पता चला था कि एटमी प्रोग्राम के साथ छेड़खानी हो रही है, सिविलियन को निकाला जा रहा है बीच में से और कंट्रोल वर्दी वालों के हाथ में जा रहा है सारा। अब तक ये निज़ाम इसलिए चला था कि ये मिलजुल के था और सब ने दिलो जान से इसकी हिफाजत की थी। तो 4 साल पहले मुझे किसी सोर्स ने बताया कि तब्दीली आ रही है, सिविलियंस को बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वकास ने बताया कि उनको 2-3 सोर्सेज यानी मल्टीपल सोर्सेज ने उन्हें बताया कि बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से महीना पहले, ये उनका ऑब्वियसली कहना है कि अपनी रिटायरमेंट से महीना पहले उसने अमेरिका को कहा जी कि मैं हमारा एटमी निज़ाम रोल बैक करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे वक्त लगेगा। कुछ इस तरह की बात उन्होंने की। तो ये पाइपलाइन में है। अब स्ट्रेटेजिक कमांड और सारे फैसले फर्द वाहिद के हाथ में जाने जा रहे हैं इस तरमीम के बाद। इस तरमीम के बाद वो जो सारे रास्ते की रुकावटें थी, कोई सिविलियन थे, कोई साइंटिस्ट थे, जो भी रुकावट बन सकता था वो सब खत्म हो जाएगा। फर्द वाहिद के कंट्रोल में होगा सब कुछ, न्यूक्लियर कोड से लेकर निज़ाम की हर तफसील तक फर्द वाहिद के हाथ में होगी। नंबर 1 तो आपका एटमी निज़ाम समझें खतरे में पड़ गया है। नंबर 2 आते हैं दूसरी चीज की तरफ। डॉन ने एक आर्टिकल लिखा है और मैं इसका हवाला दे के आपको समझाना चाहता हूं। डॉक्टर शीरीन मजारी का आई एम श्योर ये हवाला दिया जा रहा है। डॉक्टर शीरीन मजारी क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि एज आई रिकॉल, जब बालाकोट में हमला हुआ और सारा मामला हुआ तो पाकिस्तान ने इंडिया का जहाज गिरा दिया। तो वो कहती हैं कि हर कंसर्न्स रिकॉल अ रेयर मोमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिसेंट, द 2019 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग आफ्टर द बालाकोट स्ट्राइक्स, व्हेन अकॉर्डिंग टू रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, द देन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा advised restraint but was reportedly overruled by the air chief and the chairman joint chief। 2019 में जब भारत ने हम पे हमला किया और हमने उनका जहाज बाय द वे उस वक्त तक गिराया नहीं था, वो हमला करके चले गए थे, ठीक है, तो हमारा दिफा सोया हुआ था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने का फैसला किया। जब इमरान खान ने याद है तकरीर की थी कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो वो कहते हैं कि उस मीटिंग में बाजवा ने कहा था हमें रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां पे बैठे हुए थे चेयरमैन जॉइंट चीफ और एयरफोर्स चीफ, उन्होंने कहा हम रिटेलिएट करेंगे, और बाजवा वहां पे अकेला रह गया। तो बाजवा चुप कर गया, वहां पे उसकी चल नहीं रही थी, क्योंकि वो भी एयर चीफ और वो बराबर थे ना, आईनी तौर पे तो बराबर थे। अब ये किया जा रहा है कि एयरफोर्स, नेवी, सब कुछ चीफ ऑफ डिफेंस के नीचे की जा रही है, चेयरमैन डिफेंस फोर्स जो है सीडीएफ। सीडीएफ के नीचे तमाम अफवाज का मतलब यह है, आपने कनेक्ट करना है 2019 को और 2025 को, कि आइंदा कभी भी इंडिया के 6-7 जहाज नहीं गिराए जाएंगे, आइंदा कभी भी अभिनंदन गिरफ्तार नहीं होगा, क्योंकि ये सारी गुस्ताखियां एयरफोर्स ने की हैं। और एयरफोर्स के जिस अफसर ने स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन सारा कमांड किया था, उसको आजकल फौज ने कैद किया हुआ है। तो क्या उसको किसी करप्शन की सजा दी जा रही होगी? नहीं, उसको सजा दी जा रही है कि तुमने वहां जहाज क्यों गिराए, तुमने क्यों अपने पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी कि आपने एंगेज नहीं करना। और इसी तरह यहां पर 5-6 जहाज, 7 जहाज, जितने भी जहाज थे, ये क्यों गिराए भाई, क्यों? अब मैं आपको वजह बता देता हूं। आलमी ताकतों के साथ जब डील करना होता है ना, मामला तय करने होते हैं, तो एयरफोर्स चीफ नहीं करता, नेवल चीफ नहीं करता, इवन चेयरमैन जॉइंट चीफ नहीं करता, डायरेक्ट पाकिस्तान का आर्मी चीफ करता है आर्मी ताकतों के साथ मामला। आपको पता है सारी मुलाकातों में वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ होता है। अगर डिफेंस से रिलेटेड चीज़ है तो वज़ीर आज़म के साथ एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ को भी होना चाहिए और चेयरमैन जॉइंट चीफ को, इस तरह होना चाहिए ना, एक बंदा जाता है साथ। अब आर्मी ताकतों को अगर कोई गारंटी देनी है कि जी हम इंडिया पे हमला नहीं करेंगे, तो वो किसने देनी है?
आर्मी चीफ ने। अगर इंटरनेशनल ताकतों को गारंटी देनी है जी कि इंडिया एक सो कॉल्ड बता के स्ट्राइक करेगा किसी मदरसे पे, पर आपने जवाब नहीं देना, गारंटी किसने देनी है? आर्मी चीफ ने। इंडिया आप पे 5 दिन मिसाइल हमले करेगा, आपने जवाब नहीं देना, गारंटी किसने देनी है? आर्मी चीफ ने। ठीक है, ये सब गारंटियां ली जाती हैं आर्मी चीफ से। लेकिन फिर जब कोई चेयरमैन ज्वाइंट चीफ कहता है कि मैं तमाम फोर्सेस का सरबराह हूं और मैं कह रहा हूं कि हमने 10 मई को जवाब देना है और मिसाइलों से कुछ ना कुछ करना है, तो बड़े बुरे दिल के साथ फिर मानना पड़ता है आर्मी चीफ को उस टाइम। और एयरफोर्स अगर कोई स्ट्राइक करना चाहती है या उनके जहाज गिरा देती है तो एयरफोर्स एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो कर सकता है। इस सब को काउंटर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम में अब तमाम अफवाज की कमांड एक फर्दे वाहिद के नीचे दी जा रही है ताकि कोई उसकी हुक्म अदूली का सोच भी ना सके। अगर वो कह दे कि जी भारत ने हमें बता दिया है कि फलां मदरसे पर हम हमला करेंगे, आपने जवाब नहीं देना, तो हमने जवाब नहीं देना। आपको अब समझ आ रहा है कि 4 दिन पाकिस्तान क्यों खामोश रहा? भारत ने 6 को हमें कुट्टा, 7 को कुट्टा, 8 को कुट्टा, 9 को कुट्टा, हमने जाके एंड में उन्हें जवाब दिया और वो भी हमने आर्टिलरी के थोड़े से मिसाइल मारे। तब भी एयरफोर्स ने दावा यह किया जाता है कि इंडिया के जो S-400 बैटरी है उसको नुकसान पहुंचाया। क्या पता इसकी भी इजाजत नहीं थी और एयरफोर्स ने यह खुद कर दिया। अब इस सब को रोकना है कि हमने इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि हमने अफगानिस्तान वाली साइड पे बगराम एयरबेस लेनी है, तो सब फोर्सेस को उस तरफ डायरेक्शन देनी है, इंडिया से दूर। तो ये है जी तरमीम, इसको समझें। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें बचाओ ये वो, अब जो जराइम आगे होने हैं वो बहुत बढ़ने हैं। अब इसका नेक्स्ट फेज सुन लें। मेरे पाकिस्तानियों, सूरत हाल को समझें। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ यहां से काट के दोनों ने और फौजियों के हवाले कर दिए हैं। नवंबर का महीना गुजरेगा और इनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। 6 महीने से ज्यादा अगर ये हुकूमतें चल जाएं तो मैं मिरेकल समझूंगा मैं, अगर वफाकी हुकूमत में शहबाज ही रहता है तो। क्योंकि पॉलिश की जरूरत तब होती है जब आपको एक फ्रंट फेस चाहिए होता है। जब आप ऑल पावरफुल हो जाते हैं, सारी फोर्सेस आपके नीचे हो जाती हैं, आप सदर के बराबर ताकत, आपको इम्यूनिटी, अपॉइंट तोड़ दें आपको इम्यूनिटी, आप किसी को कत्ल कर दें आपको इम्यूनिटी, आप जो मर्जी करें आपको इम्यूनिटी, तो आप मुझे बताएं फिर आपको फेस की क्या जरूरत है? और जब खास तौर पर ट्रंप कहता है ही इज माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो फिर क्या जरूरत रह जाती है? इनके जाने का वक्त होने वाला है। इसीलिए आसिफ जरदारी ने इम्यूनिटी ले ली है, वो समझता है सारी गेमें। मेरे ख्याल में किसी ने ये पोस्ट किया हुआ था अभी, क्योंकि मेरी नजर से गुजरा है कि जी रिपोर्ट ये हुआ है कि जब ये मुसवदे की बात हो रही थी पीपल्स पार्टी की मीटिंग में, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही इसी हवाले से कि शरीफों ने तो सारे अपने जितने भी केसेस थे वो खत्म करवा लिए, हमारे वहीं पे मौजूद हैं। फौरन आइडिया आया कि सदर के लिए इम्यूनिटी ले लेते हैं भाई, इम्यूनिटी ले लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। सदर इम्यूनिटी लेगा, ताहयात इम्यूनिटी लेगा, तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं ना, फिर कौन सा केस होगा, कौन सा चलेगा। और फिर ये देखें आपके चेयरमैन सेनेट भी सदर बन जाता है, ठीक है, जब सदर बाहर, तो वो भी अगर सदर बन जाएगा, हल्फ उठा लेगा, तो उसे भी इम्यूनिटी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, हार सब कुछ, उसको भी इम्यूनिटी। फिर उसके बाद जो भी बंदा फ्यूचर में भी कभी टेम्पररी भी सदर बनेगा, उसको भी इम्यूनिटी। तो यहां तो किसी को भी बना सकते हैं चेयरमैन सेनेट, और वो भी चले गए बाहर तो फलां बंदा बन गया, वो तीनों चले गए बाहर तो चौथा बन गया। ये तो एक फैक्ट्री लग जाएगी इम्यूनिटी दिलाने की। सबको इस्तिस्ना, जो मर्जी जराइम करो, जितने मर्जी किक बैक खाओ, जितने मर्जी महल बनाओ, जितना मर्जी मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बाहर लेके जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के फैब्रिक को मुकम्मल तौर पे उधेड़ दिया गया है। इस तरमीम के बाद पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रह जाएगा, ये मुल्क नहीं रह जाएगा, ये सिर्फ एक चरागाह है, एक जंगल है, जिसमें अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, तो ठीक है, वरना आपको यहां से भागना पड़ेगा। नहीं निकल सकते तो फिर आगे से खड़ा होना पड़ेगा। जैसे जब शेर पीछे भाग रहा होता है, तो अगर जो भैंसे होते हैं वैसे तो बड़े ताकतवर होते हैं, लेकिन अक्सर डर के भागते हैं। अगर खड़े हो जाएं एक दफा मुड़ के, तो शेर भी डर के भाग जाता है। पाकिस्तानी अवाम को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आप कितने ताकतवर हैं। अगर आप डट के खड़े हो जाएं तो ये भाग जाएंगे, आपको सिर्फ डट के खड़े होने की देर है। तो मेरे पाकिस्तानी, ये नटशेल में था सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है। अब आते हैं थोड़ा सा टच देने के लिए जो इन्होंने गेम डाली है, और गेम बड़ी अजीब व गरीब है जो इन्होंने डाली है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं जो बयानिया आ रहा है, क्योंकि हम इसी तरमीम पर बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस न्यूज नामी ये अकाउंट है, इसने ये पोस्ट किया है, मैं इसको अभी डायसेक्ट करता हूं। कहता है कि गैर जरूरी तनकीद हो रही है 27वीं तरमीम पर।
ये जो तरमीम हो रही है ये जदीद दौर से अमांग कर रही है जो पावर कंसंट्रेशन है उसको। कहते हैं इसका मकसद क्या है, जरा सुन लें, हम आपको बताते हैं। 87 तरमीम डिफेंस मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करने जा रही है आलमी सतह की फौजों के मुकाबले में। नंबर 2, जो डुप्लीकेशन हो जाती है बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक मैटर्स में, कोऑर्डिनेशन में, वो खत्म हो जाएगी। वही कि जहाज गिराने हैं, एक तरफ से फैसला होगा, एक तरफ से होगा नहीं गिराने, ये खत्म हो जाएगी। अब होगा फैसला नहीं गिराने, खुद भी मान रहे हैं। नंबर 3, रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर, हाइब्रिड मल्टी डोमेन रैपिड डिसीजन साइकिल्स। इन अदर वर्ड्स, कहने की कोशिश कर रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी फैसले लेने पड़ते हैं आज की जंग में कि हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि यार अब नेवल चीफ क्या कह रहा है, अब एयरफोर्स चीफ क्या कह रहा है, अब आर्मी चीफ क्या कह रहा है, जॉइंट चीफ क्या कह रहा है। एक ही बंदे को फैसले करने पड़ेंगे, इतनी जल्दी जल्दी अब जंग के फैसले हो जाते हैं। अब चेयरमैन जॉइंट चीफ भी तो यूनिटी ऑफ कमांड के लिए था, कह रहे हैं जी नहीं, सीडीएफ जो है ना वो यूनिटी ऑफ कमांड करता है, वो क्रिएट करेगा। फिर कहता है कि इसका पर्पस यह है कि कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स हो क्राइसिस में। इसका पर्पस यह है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिटेन ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इन रिस्पेक्टिव ऑफ डोमेन्स। यानी सीडीएफ जो है वो सबकी कमांड करेगा, लेकिन हर नीचे जो फोर्स होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। भला ये हो सकता है? नेशनल कमांड अथॉरिटी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड सिविलियन लेड। कह रहा है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी अनचेंज रहेगी, सिविलियन उसको लीड करेंगे। आपको पता है कि तरमीम में ऐसा नहीं है। तरमीम में यह है कि आर्मी चीफ के कहने पर वजीर आजम जो है वो नॉमिनेट करेंगे और बावर्दी बंदा करेंगे, ये लिखा हुआ है लिटरली तरमीम में। सो सिविलियन लेड नहीं होगी। जो एटमी हथियारों से एटमी हथियारों से मुतालिक जो मामला है, जो इदारा है, वो अब सिविलियन के कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्योंकि कह रहे हैं जी, क्योंकि अपॉइंटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर एंश्योर सिविलियन सुप्रीमेसी। तो किसी फौजी को अगर वज़ीर आज़म लगा देगा तो इसका मतलब सिविलियन सुप्रीमेसी हो गई है। नो चेंज इन न्यूक्लियर कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड। भाई सारा चेंज ही तो होगा जब एक बावर्दी को सारा कंट्रोल दे दोगे तो चेंज हो गया ना सब कुछ। वो क्या किसी सिविलियन को पर मारने देगा? ईच सर्विस चीफ रिटेन्स फुल कंट्रोल ओवर प्रमोशंस, पोस्टिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो अपने अपने रिस्पेक्टिव जो सर्विसेज चीफ हैं वो अपने अपने प्रमोशन और सारा कुछ पे स्टिल खुद कंट्रोल रखेंगे। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो ऊपर मतलिकुल इनान बादशाह बैठ जाएगा, वो अपनी मर्जी से कहेगा कि नीचे करो। उसका फैसला आप मुझे बताएं, कोई इनकार कर सकते हैं मानेगा? वो कहेगा जी मैंने फलां अफसर को फलां जगह लगाना है, एयरफोर्स में लगाना पड़ेगा। सो मेरिट तबाह हो जाएगा। आपकी एयरफोर्स भी तबाह होने जा रही है, बिल्कुल बड़ी फौज की तरह। आपकी नेवी भी तबाह होने जा रही है बड़ी फौज की तरह। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 5 स्टार रैंक सेरेमोनियल है खाली, इट्स नॉट सेरेमोनियल। कहा गया है कि वो फील्ड मार्शल जो है वो ताहियात यूनिफॉर्म पहनेगा, उसको पर्क्स मिलेंगे, उसको इम्यूनिटी, सब कुछ बता दिया गया है। कह रहा है जी सेरेमोनियल है, इट्स नॉट सेरेमोनियल। फुल पावर के साथ है ये होता। कहते हैं जी कि इस तरह के रिफॉर्म्स यूके, इंडिया और अमेरिका में भी हुए हैं। भाई मुझे भी दिखा दो कौन से रिफॉर्म हुए हैं। और फिर एंड में लिखता है कि क्रिटिक्स पॉलिटिकल अवेलेबिलिटी शुड बी नोटेड, बोथ हैव ऑपोजिशनल एजेंडास। सिर्फ पीटीआई को कह रहा है कि इसके खिलाफ सिर्फ पीटीआई खड़ी हुई है और एजेंडा वाले लोग खड़े हुए हैं। यार क्या फौज की सोच है। तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो आपके साथ शेयर की जा सकती हैं, लेकिन मतलब ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं और आपकी नेशनल सिक्योरिटी बेच दी गई है। ये आसान तरीन अल्फाज में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो और सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।